चलिए फ्रेंड्स, कल्पाक्षय 300 डेज हार्ड चैलेंज में जैसा कि आप 62 डेज कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम अपने 63 डे में हैं। आज 63 डे में एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए पॉलिटी के इन 100 क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? Who among the following was not a member of the drafting committee of the Indian Constitution? B.R. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, गोपाल स्वामी अयंगर, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज दी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो मेंबर नहीं थे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका आंसर हो गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1922 में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? In 1922, who among the following said that the Indian Constitution will be as per the wishes of the Indians? ठीक है, हम लोगों को पता ही है महात्मा गांधी ने 1922 में बोला था कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ठीक है, इसमें ब्रिटिश जो है या ब्रिटिशर्स की दी हुई ये किसी प्रकार की भिक्षा नहीं होगी, ये भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनाया जाएगा। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शक्तियों का पृथक्करण और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता हैं? सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी आर टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ। ठीक है, ये क्या है कि संघीय प्रणाली की जो है विशेषता होती है। ठीक है, जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसकी जो है स्पेशल फीचर ये होती है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली, समाजवादी शासन प्रणाली। ठीक है, संघीय शासन प्रणाली आंसर हो जाएगा आपका बी। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर और साथ ही साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये जो है क्या होते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्या भारत की संघीय व्यवस्था किसी देश के संविधान से प्रभावित है? इज द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री? यस, उनको पता है कनाडा के। ठीक है, कनाडा के जो है वो फेडरल सिस्टम से अफेक्टेड है। ठीक है, हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि हमने एक ऐसा फेडरल सिस्टम बनाया है जिसमें यूनियन क्या है, स्ट्रांग है। ठीक है, यूनियन स्ट्रांग है, जबकि ट्रेडिशनल फेडरेशंस में हम लोग देखते हैं कौन होते हैं, जो स्टेट्स होते हैं, यूनिट्स होती हैं, वो क्या होती हैं एज कम्पेयर टू द यूनियन स्ट्रांग होती है। लेकिन हमने कनाडा वाला जो अल्टरनेटिव फेडरेशन है उसको एक्सेप्ट किया जिसमें यूनियन को स्ट्रांग रखा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कानून के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? वेयर इज इक्वलिटी बिफोर द लॉ टेकन फ्रॉम? ब्रिटेन से लिया गया। हमको पता है आर्टिकल 14 में जो है दो बातें कही गई हैं। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ जो ब्रिटेन से लिया गया है और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, है ना, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के संविधान से जो है कानून के समक्ष समानता इक्वलिटी बिफोर द लॉ को लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनें। ठीक है, यहाँ दो लिस्ट दी गई, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, दोनों को जो है आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, कहाँ से लिए हम लोगों ने? आयरलैंड से। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 3, है ना। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए? यूएसए से। ठीक है, तो बी क्या हो गया? 5। संघ राज्यों के बीच समवर्ती सूची, ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा 1। डी, राज्यों के संघ के रूप में भारत, जिसमें संघ की सर्वोच्च शक्ति निहित है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जो फेडरेशन है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया? कनाडा से। तो ये क्या हो जाएगा? 2, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया? 3512। ठीक है, 3512 आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, फर्स्ट जो है यहाँ पर मिसिंग हो गया है। ठीक है, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी हम लोगों ने जो है वो कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। तो ए जो है वो क्या हो जाएगा? 3, है ना। बेसिक राइट्स यानी कि फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो, है ना, कहाँ से लिए हम लोगों ने? यूएसए से। तो फंडामेंटल राइट्स जो है यूएसए कहाँ पर आ जाएगा? 5। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, तो सी क्या हो जाएगा? 1। डी, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट इन विच यूनियन इज वेस्टेड, यूनियन इज सुप्रीम पावर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि हमने जो अल्टरनेटिव फेडरेशन है वो कहाँ से लिया? कनाडा से। तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, तो 3512 आपका आंसर हो जाएगा डी, 3512। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा है लेकिन उसके महाभियोग न्यायाधिकरण का हिस्सा नहीं है? Which of the following is a part of the electoral college of the president of India but is not a part of his impeachment tribunal? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राज्यों की विधानसभा। ठीक है, तो राज्यों की विधानसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो पता ही है अपन लोगों को कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है राज्य की विधान परिषद हैं जो, वो तो है ना निर्वाचन में, इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं, राज्य विधानसभाएं जो होती हैं, वो चुनाव में तो भाग लेती है लेकिन उसके महाभियोग में, इम्पीचमेंट में भाग नहीं लेती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द प्रेसिडेंट समन अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा निरस्त किया जाना। ठीक है, करेक्ट, इसमें बुलाएगा। रिवोकेशन ऑफ अ बिल पास्ड बाय वन हाउस बाय अदर हाउस। ठीक है, इस कंडीशन में बुलाएगा जॉइंट सेशन। एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को दूसरे सदन द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना। करेक्ट, इसमें बुलाया जाएगा। अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड इन द बिल बाय वन हाउस नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय द अदर हाउस। ठीक है, ठीक है, इसमें भी बुलाएगा। किसी सदन द्वारा विधेयक प्राप्त होने के 6 महीने के बाद तक कोई कार्रवाई नहीं करना। करेक्ट, इसमें भी बुलाएगा। नॉट टेकिंग एनी एक्शन फॉर 6 मंथ आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द बिल बाय अ हाउस। ठीक है, करेक्ट, इस कंडीशन में बुलाएगा। इन ऑल ऑफ द अबव सर्कमस्टांसेस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में आर्टिकल 108 में जो जॉइंट सिटिंग के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, बताया हुआ है कि किन कंडीशन में जॉइंट सिटिंग होगा। तो जब कोई भी डिसएग्रीमेंट होगा तो डिसएग्रीमेंट की कंडीशन में जॉइंट सिटिंग होगा। डिसएग्रीमेंट कैसे हो सकता है कि एक हाउस पास करे, दूसरा हाउस उसको रिजेक्ट कर दे, एक हाउस पास करके दूसरे हाउस के पास भेजे और दूसरा हाउस जो है वो क्या करे, अमेंडमेंट सजेस्ट करे, लेकिन पहला हाउस उसके ऊपर एग्री ना हो। ठीक है, तीसरा डिसएग्रीमेंट क्या हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है कि फर्स्ट हाउस पास करके सेकंड हाउस के पास भेजे और सेकंड हाउस के पास जाने के बाद, सेकंड हाउस रिसीव करने के बाद 6 मंथ निकल गए हैं और अभी तक जो है वो सेकंड हाउस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, तो इसको भी डिसएग्रीमेंट मानेंगे। तो तीनों ही कंडीशन में जो है वो क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग होगा। तीनों ही कंडीशन में जो है वो है ना संयुक्त सभा बुलाई जा सकती है। तो आपका आंसर 9 का हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? ठीक है, तो किसका अभिन्न अंग है? संसद का अभिन्न अंग है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 हम लोगों को पता है, हमारा पार्लियामेंट जो है वो दोनों हाउसेस, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट से मिलकर के बनता है। तो प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ, है ना, पार्लियामेंट। ठीक है, 10वें का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली में प्रत्येक मतदाता व्यक्त कर सकता है, ठीक है, केवल 2 विकल्प, केवल 1 विकल्प, भरे जाने वाले पदों में से 1 विकल्प कम, चुनाव में जितने उम्मीदवार है उतने विकल्प। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। इन द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम एवरी वोटर कैन एक्सप्रेस ओनली 2 ओपिनियंस, ओनली 1 ऑप्शन, 1 लेस ऑप्शन देन द पोस्ट टू बी फिल्ड, एज मेनी ऑप्शंस एज देयर आर कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन। ठीक है, एज मेनी ऑप्शंस का ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका डी। जितने कैंडिडेट्स होंगे सभी को प्रेफरेंस की बेसिस पे उसको क्या करना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। इसी को तो हम लोग बोलते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल। ठीक है, ये वोट जो है वो क्या होते जाते हैं, ट्रांसफर होते जाते हैं अगले कैंडिडेट के ऊपर। ठीक है ना, तो ये आपका 11 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है? फॉर व्हाट पीरियड डज द प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस रिमेन इन फोर्स? ठीक है, हमको पता है ना, आर्टिकल 123 में इसके लिए प्रोविजन दिया हुआ है। ठीक है, तो जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 6 वीक्स होता है। विद इन 6 वीक्स जो है उसको क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, अनिश्चितकाल। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो क्या हो गया है, मंथ की जगह हम क्या कर लें, सप्ताह कर लें, 6 सप्ताह। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 मंथ्स की जगह क्या हो जाएंगे, वीक्स हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 6 वीक्स के लिए जो है वो, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो कितने, 6 सप्ताह के लिए प्रभावी होता है। अगर उसको पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिलता है तो आफ्टर 6 वीक्स वो जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों के मनोनयन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? यानी कि अपन लोग देखते हैं कि जो है ना काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उसका प्रोविजन कहाँ से लिया था, हमको पता है ये कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। द रूल ऑफ नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट वाज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो नॉमिनेशन इन काउंसिल ऑफ स्टेट ये प्रोविजन जो है वो कहाँ से लिया हुआ है, आयरलैंड से लिया हुआ है, आंसर है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्राप्त होता है, उनकी नियुक्ति वही करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियां, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, संसद का सत्र बुलाना और स्थगित करना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा,
नहीं है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। नॉट बताना है हमको द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, ठीक है, तो ये पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स करते हैं टू कन्वेन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड टू प्रोरोगेट, ठीक है। तो बाकी सारी पावर्स होती हैं, केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो 3 बार अभी तक हमारे यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगी है। हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी सो फार? ठीक है, कितने टाइम? 3 टाइम्स लगी है। 62 में चाइना के टाइम पे, ठीक है, 71 में जो पाकिस्तान के साथ वार हुआ था उस टाइम पे, और 75 में अपन लोग देखते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस की बेसिस पे लगाया गया था। 3 बार अभी तक लगी है, 62, 71 और 75। तो 62 में जो लगा था उसको 68 में हटाया गया था, 71 में जो लगा था उसको 71 में जो लगा था उसको 75 की इमरजेंसी के साथ कहाँ पर 77 में हटाया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स। आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थितियां हैं? ठीक है, तो 3 प्रकार की आपात स्थितियां हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 3 टाइप्स की जो है इमरजेंसी दी हुई है। 352 में जो है नेशनल इमरजेंसी, 356 में प्रेसिडेंट्स रूल है, और आर्टिकल 360 में जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी दी हुई है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। कितने तरीके के? 3 तरीके के आपातकाल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य के संदर्भ में अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग करता है तो, ठीक है, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। राज्य विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित कानून बना सकता है, ठीक है। तो क्या होगा? बी, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। अगर अनुच्छेद 356 लगा हुआ तो ऐसी कंडीशन में जो है वो पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है कि वो, है ना, क्या करे? राज्य सूची के विषय को पे कानून बना सकता है। ये तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज द पावर अंडर आर्टिकल 356 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी स्टेट, देन आर्टिकल 19 वुड हैव बीन सस्पेंडेड इन द दैट स्टेट, ठीक है। ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है ना, सस्पेंड नहीं होगा। 356 में नहीं होता है। पार्लियामेंट गेट्स द पावर टू मेक लेजिस्लेशन ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट को अथॉरिटी मिल जाती है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट के ऊपर क्या करे। द स्टेट असेंबली वुड ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, ठीक है, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटेड टू द स्टेट्स, तो ये भी नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन प्रभावी नहीं होता है? नहीं होता है। राष्ट्रपति राज्यों को उनकी प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग के संबंध में निर्देश जारी कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति की कुछ विवेकाधीन शक्तियां, ठीक है, तो ये नहीं होता है ना। संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण में संशोधन किया जा सकता है। बात क्या की हो रही है? संशोधन करने की, ठीक है, तो संशोधन भी किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है, ठीक है, ये भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि, है ना, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां जो है वो प्रभावी नहीं होती है, ठीक है। इस दौरान भी ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जो है वो है ना डिस्क्रिशनरी से जो है काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डज नॉट टेक इफेक्ट ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी? ठीक है, डज नॉट, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन इशू इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट्स रिगार्डिंग द एक्सरसाइज ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, बताया अपने को, इंस्ट्रक्शंस इसके रिगार्डिंग दे सकता है। सम डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये नहीं होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स कैन बी अमेंडेड, अमेंडमेंट किया जा सकता है। खत्म करने की बात नहीं हो रही है, खत्म कहाँ पर करेंगे, है ना, 360 वाले में, फाइनेंशियल इमरजेंसी में। यहाँ पर अमेंडमेंट की बात हो रही है तो अमेंडमेंट किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियंस कैन बी सस्पेंडेड, फंडामेंटल राइट भी क्या किया जा सकते हैं? सस्पेंड किया जा सकते हैं, बट क्या इफेक्टिव नहीं होता है? डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इमरजेंसी है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन से काम कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? ठीक है, वित्तीय आपातकाल के उठाए जा सकते हैं। संघीय और राज्य सरकारों को ऐसे वित्तीय सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश देना जिन्हें वह आवश्यक समझे, करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। हमको पता है कि इस दौरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के जो सैलरीज हैं, अलाउंसेस है, वो भी कम किए जा सकते हैं। सभी सिविल सेवकों के वेतन भत्ते कम करने का निर्देश ये भी किया जा सकता है, ठीक है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 1, 2, 3 आंसर आपका आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी? डायरेक्शन टू द फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉलो सच प्रॉपर फाइनेंशियल प्रिंसिपल एज कंसिडर नेसेसरी, ठीक है ना।
इंस्ट्रक्शन टू कट द सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस बिल्कुल दिए जा सकते हैं। इंस्ट्रक्शन टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, ये इंस्ट्रक्शन भी दिए जा सकते हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस, ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फंडामेंटल राइट्स को जो है वो सस्पेंड करने की जरूरत नहीं होती। तो 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा स्वतः प्रभावी होती है, स्वतः प्रभावी, ठीक है। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी हैज ऑटोमेटिक इफेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रांसलेशन में डिफरेंस हो गया है ना। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी हैज ऑटोमेटिक इफेक्ट, ठीक है, यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तो इनमें से कौन सी चीज ऑटोमेटिक, यानी कि अपने आप हो जाती है, इसके लिए कोई अलग से प्रोसेस फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है, नहीं, अपने आप नहीं होता है, हम लोगों को पता है, ठीक है। अगर अपने आप किस कंडीशन में होगा, अपने आप उसी कंडीशन में होगा जब युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में क्या किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, यानी कि है ना, या तो वॉर की कंडीशन में या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की कंडीशन में ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा, ठीक है। और थर्ड कंडीशन जो है वो आर्म्ड रेबेलियन या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अपने आप निलंबित नहीं होता है। अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है। तो आर्टिकल 20 और 21 अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार तो किसी भी स्थिति में जो है वो सस्पेंड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 359 ये बोलता है कि 20 और 21 किसी भी कंडीशन में जो है सस्पेंड नहीं किए जाएंगे, और बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर अगर प्रेसिडेंट ने निकाला है कि भाई किए जाने हैं तो किए होंगे, और अगर प्रेसिडेंट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकाला है तो फिर वो सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली जो है स्टेट्स में 356 भी लग जाएगा, ठीक है। ये अपने आप में सभी प्रकार के रिट जारी करने की अदालतों की शक्ति पर प्रतिबंध, ठीक है, तो ये भी नहीं होता है। ऑप्शंस में शायद थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ है ना, क्योंकि इनमें से तो ऑटोमेटिकली कोई भी जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट्स है ना ऑटोमेटिकली सस्पेंड होंगे, लेकिन किस कंडीशन में, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है कि किस कंडीशन में जो है नेशनल इमरजेंसी लगी है। हमने पहले भी देखा कि अगर नेशनल इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन की कंडीशन में लगा हुआ है तो आर्टिकल 19 क्या होगा, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कंडीशन स्पेसिफाई नहीं है कि तभी फिर हम क्या कर सकते हैं, इन ऑप्शंस में से हम क्या कर सकते हैं, ए को ही अपना आंसर मान सकते हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स रिसीव्ड अंडर आर्टिकल 19, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट द फंडामेंटल राइट्स रिसीव्ड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आर्टिकल 359 में प्रोविजन है कि 20 और 21 किसी भी कंडीशन में जो है वो सस्पेंड नहीं होंगे, और बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स है ये डिपेंड करेगा कि प्रेसिडेंट ने इनको सस्पेंड करने के रिगार्डिंग कोई ऑर्डर निकाला है या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो भी अपने आप आया, ऑटोमेटिकली जो है वो सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट्स, ठीक है, ये भी नहीं है। नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट्स में ऑटोमेटिकली जो है वो आर्टिकल 356 एप्लीकेबल हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ कोर्ट्स टू इशू ऑल टाइप्स ऑफ रिट्स, ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ रिट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि 20 और 21 इंश्योर करने के लिए हेबियस कॉर्पस यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल ये मान लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कंडीशन स्पेसिफाई नहीं है कि किस कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी लग रही है, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई नेशनल इमरजेंसी जो है वो वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन की बेसिस पे लगा है, इसलिए आर्टिकल 19 क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। आर्टिकल 21, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट। वह संसद का हिस्सा है, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य है, वह राज्यसभा का सदस्य है, वह संसद का सदस्य नहीं है, करेक्ट, ठीक है, डी होगा आपका आंसर, है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, हमको बताया कि वो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट नहीं होते हैं। ही इज मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो भी नहीं होते हैं। ही इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के भी मेंबर नहीं होते हैं, तो क्या होगा करेक्ट, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर हो गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीडी जेट्टी, ठीक है। आपका आंसर है ये, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, 52 से लेकर के 62 10 ईयर्स तक जो है वो कंटिन्यूस है ना एज ए वाइस प्रेसिडेंट सर्व किए हैं, ठीक है। तो इनका आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। बाकी के जो है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट उनमें से किसी ने भी इतने समय तक जो है वो सर्व नहीं किया है, ठीक है। सेकंड प्रेसिडेंट थे हमारे है ना जाकिर हुसैन, उनका भी टर्म जो है वो 5 ईयर का था, 10 ईयर्स का नहीं था। बीबी गिरी का टर्म जो है वो केवल 2 ईयर्स का था। बीडी जेट्टी का भी टर्म इतना लंबा नहीं था। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 52 से लेकर के 62।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। कैबिनेट प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है व्यक्तिगत जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी, कोई भी जिम्मेदारी नहीं, गैर जिम्मेदारी, सामूहिक जिम्मेदारी या कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी जिसको अपन बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी कैबिनेट सिस्टम का सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर होता है वो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में जो है बोला गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी रिस्पांसिबल कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टुवर्ड्स द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, यानी कि लोकसभा के लिए वो जिम्मेदार होगा। 24 संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है, ठीक है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इन स्टेटमेंट्स में से हम लोगों को क्या करना है, जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है उसको आइडेंटिफाई करना है। किसके रिगार्डिंग, करेक्ट अबाउट दी नो कॉन्फिडेंस मोशन। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट है। देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए अपन लोगों को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं पर भी कोई मेंशन नहीं किया गया है। एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव होता है, इनकरेक्ट है, ठीक है। देयर इज अनदर नो कॉन्फिडेंस मोशन आफ्टर वन नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, इनकरेक्ट है। हम लोगों को पता है कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद अगले 6 मंथ तक दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होता है, ठीक है। सदन में इसे पेश करने से पहले कम से कम 100 लोगों का समर्थन चाहिए होता है, ठीक है। 100 इनकरेक्ट है, कितने 50 मेंबर्स का जो है सपोर्ट चाहिए होता है, सेकंड स्टेट, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। बिफोर प्रेजेंटिंग इट इन द हाउस एटलीस्ट 100 पीपल मस्ट सपोर्ट द प्रपोजल। 100 पीपल नहीं, कम कितने 50 पीपल जो है वो सपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, 50 जो है मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, करेक्ट है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को लेते हैं। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री का पद किसने संभाला, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर, ठीक है। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर, ठीक है। देसाई जो है वो 77 से 80 तक रहे हैं, ठीक है, ओके। शास्त्री जो है वो 64 से 66 तक रहे हैं। चरण सिंह, ठीक है। चंद्रशेखर जो है वो 90 से 91 के ड्यूरेशन में रहे थे, ठीक है। चरण सिंह जो है वो अपन देखते हैं 79 से 80 में रहे थे, ठीक है। तो 28 जुलाई से लेकर के अपन लोग देखते हैं कि है ना जनवरी तक, ठीक है, जनवरी 80 तक ये प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। मोटा मोटा चरण सिंह जो है वो अगर अपन लोग देखते हैं इनका टर्म तो 5 मंथ का था, ठीक है, 5 मंथ। जबकि अगर चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर का टर्म जो मोटा मोटा निकल करके आता है वो ऑलमोस्ट 7 मंथ निकल करके आता है, ठीक है, नवंबर से लेकर के, ठीक है, नवंबर 90 से लेकर के तो है ना 21 जून 91 तक ये रहे थे। तो अगर इसको हम काउंट करें तो मोटा मोटा जो है वो कितना होता है, 7 मंथ होता है, ठीक है। और चरण सिंह जो है वो 79 के है ना 28 जुलाई से लेकर के तो जो है वो इधर जनवरी तक रहे थे। तो मोटा मोटा इनका 5 मंथ निकल करके आता है। तो सबसे कम की बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, चरण सिंह, 5 मंथ के लिए। हु हैड द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड, ठीक है, चरण सिंह। चरण सिंह मैंने जैसा कि आपको बताया 79 से 80 के ड्यूरेशन में जो है वो कितने ऑलमोस्ट 5 मंथ के लिए 28 जुलाई को वो बने थे और जनवरी तक जो है वो रहे थे। तो मोटा मोटा अगर हम काउंट करते हैं तो कितना आता है, 5 मंथ, जबकि चंद्रशेखर का आता है 7 मंथ, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यदि लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित करेगा। हमको पता है स्पीकर को अगर रिजाइन करना है तो किसको देगा, डेप्यूटी स्पीकर को, ठीक है। किसको देगा, उपसभापति, उपसभापति नहीं, ठीक है, उपाध्यक्ष शब्द यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है, उपाध्यक्ष, ठीक है ना। उपसभापति कहाँ पर होता है, राज्यसभा में होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, डेप्यूटी स्पीकर को जो है वो रेजिग्नेशन देगा, ठीक है। 27, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। तो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। ये स्पेशल प्रिविलेज होता है कि जब जॉइंट सेशन होगा तो जॉइंट सेशन की जो है वो है ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। सी, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो कौन होगा, लोकसभा स्पीकर। आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये क्या होता है, स्पेशल प्रिविलेज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को लेते हैं। राज्यसभा का विघटन कब होता है, ठीक है। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता। हमको पता है कि राज्यसभा जो है वो क्या है, एक स्थायी सदन है, ठीक है। ये क्या है, परमानेंट हाउस है, इसका कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होता है।
5 वर्ष में 6 महीने प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नन ऑफ दिस, ठीक है। हमको पता है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है वो क्या है, परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस है तो वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को लेते हैं। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। 2 अस्थायी, अस्थायी मतलब जिनका विघटन हो सकता है, ठीक है। तो राज्यसभा और विधानसभा नहीं, राज्यसभा हमको पता है कि परमानेंट हाउस है। लोकसभा और विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद भी जो है वो डिसॉल्व नहीं होता। राज्यसभा और विधान परिषद ये तो दोनों ही परमानेंट हाउस। लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, करेक्ट, लोकसभा भी जो है वो डिसॉल्व हो सकती है और विधानसभा भी डिसॉल्व हो सकती है। नेम 2 टेम्पररी हाउसेस इन द पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर इन इंडिया। राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ स्टेट हमको पता है परमानेंट हाउस है। लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वो भी परमानेंट हाउस होता है। राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये तो दोनों ही जो है वो क्या होते हैं, परमानेंट हाउस होते हैं। लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, 29 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। भारतीय संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि, यानी कि कुछ कंडीशन दी हुई है, इन कंडीशंस में से आपको देखना है कि इन किन कंडीशंस में से जो है वो पार्लियामेंट, ठीक है, किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो है ना लेजिस्लेशन कर सकती है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, ठीक है, बिल्कुल। 352 अगर नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है तो बना सकते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यसभाएं इसका अनुरोध करती है तो करेक्ट, अगर है ना राज्य की विधानसभा भी अगर बोलती है कि भाई हमारे लिए जो है लेजिस्लेशन करे तो भी कर सकता है। राष्ट्रपति को इस आशय का संदेश भेजना चाहिए, ठीक है, नहीं, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों, यानी कि अगर 352 में आपातकाल लगा हुआ है तो भी, और 2 या अधिक राज्यों की विधानसभा इसके लिए अगर अनुरोध करती है तो भी, ठीक है। द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट इफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इम्पोज्ड अंडर द आर्टिकल 353। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो है ना स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर भी लेजिस्लेशन कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ 2 और मोर स्टेट रिक्वेस्टेड, ठीक है, यदि है ना 2 और मोर स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं तो भी बनाया जा सकता है, लेजिस्लेशन किया जा सकता है। द प्रेसिडेंट शुड सेंड अ मैसेज टू दिस इफेक्ट टू द पार्लियामेंट, ये इनकरेक्ट है। बोथ ए एंड बी, आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, इनकरेक्ट है, हम लोगों को पता है बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, किस स्थिति में बढ़ाया जा सकता है, अगर आपातकाल लगा हुआ है तब फिर ऐसी स्थिति में अपन लोग देखते हैं कि रिजोल्यूशन पास करके एक बार में 1 ईयर तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, इनकरेक्ट है। अभी हमने देखा 1 साल, एक बार में 1 साल के लिए, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक, ठीक है, करेक्ट है ना। आर्टिकल 80 क्लॉज 3, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा सी। आर्टिकल 80 क्लॉज 3 जो है बताता है कि भाई अगर आपातकाल लगा हुआ है, इमरजेंसी लगी हुई है तो एक बार में जो है क्या किया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष तक के लिए कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। टेन्योर ऑफ लोकसभा कैन नॉट बी इंक्रीज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, इनकरेक्ट है। मे बी एक्सटेंडेड फॉर अप टू 6 मंथ एट अ टाइम, इनकरेक्ट है, 1 ईयर के लिए एक बार में बढ़ाते हैं। मे बी एक्सटेंडेड फॉर अप टू 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, आंसर हो जाएगा आपका सी, 31 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यसभा की विशेष शक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, करेक्ट है ना। आर्टिकल 312 में जो है नई ऑल इंडिया सर्विसेज तभी बनाई जा सकती है जब जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, राज्यसभा है, उसके लिए क्या करे, रिजोल्यूशन पास करे। आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, ये कोई पावर नहीं है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ये भी नहीं है, ठीक है, उसके अध्यक्ष को पदच्युत करना, ये भी नहीं है, ठीक है, यानी कि न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो अगर बनानी है तो ये स्पेशल प्रिविलेज है किसका, काउंसिल ऑफ स्टेट का। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, आंसर ये हो जाएगा। आर्टिकल 312 में जो है ये पावर जो है दी गई है काउंसिल ऑफ स्टेट को। क्वेश्चन नंबर 33, पहली लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 7 मार्च 1952, 13 मई 1952, 22 अक्टूबर 1952, ठीक है, 13 मई 1952। When did the first meeting of the first लोकसभा take place? ठीक है, 13 मई 1952, 13 मई 1952 को जो है वो पहली बैठक हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। लोकसभा में विपक्षी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी, इंदिरा गांधी, रामसुभग सिंह, वाई बी चौहान। रामसुभग सिंह 1969 में पहली बार जो है वो क्या किया गया था, लीडर ऑफ अपोजिशन को मान्यता दी गई थी, ठीक है। तो इस समय पे रामसुभग सिंह जो थे उनको क्या किया गया था, एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। हु इज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, रामसुभग सिंह 1969 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक लोकसभा के भंग होने पर निरस्त हो जाता है? राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक और लोकसभा में लंबित, ठीक है, करेक्ट, भंग हो जाएगा। राज्यसभा ने पारित कर दिया और अगर लोकसभा में लंबित है तो क्या होगा,
है ना, निरस्त हो जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक और राज्यसभा में लंबित, ठीक है, राज्यसभा ने अगर लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा में लंबित है तो भी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, है ना। उपरोक्त दोनों, तो क्या होगा आपका आंसर सी होगा, दोनों ही जो है वो क्या होंगे, है ना, दोनों ही जो है वो लैप्स हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स लैप्स व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड? बिल पास्ड बाय द राज्यसभा एंड पेंडिंग इन द लोकसभा, राज्यसभा से पास हो गया है लेकिन लोकसभा में पेंडिंग है तो भी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा, ठीक है, क्योंकि लोकसभा ने उसको पास कर दिया, भले से वो राज्यसभा में पेंडिंग है लेकिन लोकसभा ने उसको पास कर दिया है तो भी क्या हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, वो दोनों ही कंडीशन में जो है वो क्या हो जाएगा, बिल लैप्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय का अंतराल दिया जा सकता है? 6 मंथ का अंतराल दिया जा सकता है, ठीक है। 2 सेशंस के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 6 मंथ, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा, है ना, बी, ठीक है। 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है, 6 मंथ का गैप हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी इन द इंडियन पार्लियामेंट इज, ठीक है, लोक लेखा समिति, ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? विपक्षी दल का नेता होता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, ठीक है। ये काय के ऊपर, ट्रेडिशंस के ऊपर, कन्वेंशंस के ऊपर बेस्ड है। 1967 से ये ट्रेडिशन चला रहा है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसके चेयरमैन का ऑफिस जो है वो किसको दिया जाता है, अपोजिशन को दिया जाता है, ठीक है। 37 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करती है तो उसे क्या कहा जाता है? किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, तो समितियां 2 प्रकार की होती है, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। तो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई गई है तो वो समिति क्या होगी, तदर्थ समिति। इफ पार्लियामेंट अपॉइंट्स अ कमिटी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इट इज कॉल्ड एडहॉक कमिटी, ठीक है, एडहॉक कमिटी, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक किसी जो है वो, है ना, पर्पस के लिए बनाई जा रही है, उस पर्पस के लिए ही उसको बनाया गया, तो क्या होगा, एडहॉक, ठीक है। स्थायी समिति नहीं है, परमानेंट कमेटी नहीं है, ये कैसी है ना, एडहॉक कमेटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्य लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से संबंधित होते हैं जबकि अनुमान समिति के सदस्य केवल लोकसभा के लिए से लिए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राज्यसभा मेंबर्स बिलोंग टू द कमिटीज ऑफ पब्लिक अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स, वेरियस मेंबर्स फॉर द एस्टिमेट कमेटी आर टेकन ओनली फ्रॉम द लोकसभा। पता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ना। एस्टिमेट कमेटी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली केवल कहाँ से होते हैं, है ना, हाउस ऑफ द पीपल से होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका संबंध कैसे होता है, फाइनेंस से होता है। फाइनेंस से होने के कारण, ठीक है, फाइनेंस के रिगार्डिंग पूरी अथॉरिटी जो है वो किसके पास है, हाउस ऑफ द पीपल, जो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी और साथ ही साथ पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, इनमें तो जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा सदस्य लिए जाते हैं लेकिन एस्टिमेट कमेटी में नहीं लिए जाते, ठीक है। संसदीय कार्य मंत्रालय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के निर्देशन में काम करता है, करेक्ट है ना। द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। संसदीय कार्य मंत्री भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों और आयोगों के लिए संसद सदस्यों को नामित करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। The ministers of parliamentary affairs nominates members of parliament for the committees, councils, boards and commissions constituted by the government of India in various ministries, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के सार्वजनिक वित्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पब्लिक फाइनेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के सार्वजनिक खाते से संवितरण संसद के वोट के अधीन है, ठीक है। डिसबर्समेंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर सब्जेक्टेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना, ठीक है। सार्वजनिक खाते से या पब्लिक अकाउंट से अगर कोई पैसा निकालना है तो उसके लिए अपने को जो है वो पार्लियामेंट के वोटिंग के अंतर्गत जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए समेकित निधि, सार्वजनिक खाता और आकस्मिकता निधि के प्रावधान हैं, करेक्ट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजंस फॉर कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट एंड कंटिजेंसी फंड फॉर एवरी स्टेट, करेक्ट है। 267, 266 में ये प्रोविजन दिए हुए हैं। हर स्टेट में जो है वो क्या होगा, है ना, एक कंसोलिडेटेड फंड होगा, एक कंटिजेंसी फंड होगा और एक क्या होगा, पब्लिक अकाउंट होगा। रेल बजट में विनियोजन और संवितरण अन्य विनियोजन और संवितरण के समान संसद के नियंत्रण के अधीन है, बिल्कुल करेक्ट है ना। अप्रोप्रिएशंस एंड डिसबर्समेंट इन द रेलवे बजट are subjected to the same control of parliament as other appropriations and disbursement, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है ना। अब तो अपन लोगों ने देखा कि रेल बजट और जो जनरल बजट है दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी क्या होता है, पार्लियामेंट के कंट्रोल में ही होता है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपके क्या है, करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं।
लोकसभा को बुलाने के लिए कोरम 1/10 होता है, हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है। व्हाट इज द कोरम रिक्वायर्ड टू कन्वेन द लोकसभा, ठीक है 1/10, आंसर हो जाएगा सी, 1/10 सदस्य जो है वो कम से कम आवश्यक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है सही नहीं है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए उन कारणों को बताना आवश्यक है जिन पर यह आधारित है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा ए। Which one of the following statement is not correct? In the Lok Sabha for presenting a no confidence motion, it is necessary to give the reason on which it is based. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है और आपका आंसर हो जाएगा ए। हम लोगों को पता है नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए जो है किसी भी प्रकार का रीजन बताने की या किसी भी प्रकार का ग्राउंड देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आपको स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट नहीं है वो आइडेंटिफाई करना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यही स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपका इनकरेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। वह राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। यह आवश्यक नहीं कि वह अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य हो, लेकिन उसे अपने चुनाव के बाद 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा। यदि सदन सामान्य अवधि से पहले भंग हो जाता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। यदि वह इस्तीफा देना चाहता है तो उसे अपना त्याग। कथन सही है। Which of the following statements are correct regarding the ठीक है, देयर इज समथिंग मिसिंग है ना, क्वेश्चन में कुछ जो है वो मिसिंग हो गया है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही बी अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द टाइम ऑफ हिज इलेक्शन, बट ही विल हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ। देखिए शुरू के ए और बी जो स्टेटमेंट है, ए और बी स्टेटमेंट से जो हम लोग सीधे सीधे थोड़ा समझ पा रहे हैं, उसकी बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में बात कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इफ द हाउस इज डिसॉल्व्ड बिफोर द नॉर्मल टर्म ही विल हैव टू लीव हिज पोस्ट, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट भी जो है कहीं ना कहीं इसी को इंडिकेट करता है कि जो बात हो रही है वो किसके रिगार्डिंग हो रही है, प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो फोर्थ स्टेटमेंट जा रहा है तो ये तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग करेक्ट है, ठीक है। तो या फिर नहीं सॉरी, ये किसके रिगार्डिंग बात होगी, प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग बात होगी, ठीक है। प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग सॉरी, हम किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है प्रेसिडेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट, ठीक है। He hold the office during the pleasure of the president, incorrect है। It is not necessary that he be a member of the house of the times of his election, but he will have to become, ठीक है। तो ये भी जो है वो क्या है, प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग सही नहीं है। If the house is dissolved before the normal term, he will have to leave his post, ठीक है। तो ये भी नहीं। If he wants to resign, he will have to address his resignation letter to the vice president, ठीक है। तो ये करेक्ट है, ठीक है। प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करता है, वाइस प्रेसिडेंट को। तो क्वेश्चन जस्ट बिकॉज ऑफ शायद कुछ छूट गई है प्रिंट, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है, किसके बारे में है ये कथन, राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो है ना, ए बी और सी तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, केवल डी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा 43 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भारत की समेकित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पर दिया हुआ है आपके, ठीक है, आर्टिकल 266 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा 3। धन विधेयक यानी कि मनी बिल कहाँ पर दिया हुआ है, आर्टिकल 110 में, यानी कि हो जाएगा ए। वित्तीय विवरण, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट कहाँ पर दिया हुआ है, आर्टिकल 112 में, यानी कि क्या हो जाएगा 5। भारत की आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड, ठीक है, आर्टिकल 267 यानी कि क्या हो जाएगा D2, ठीक है 2 हो जाएगा, है ना। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 266, मनी बिल आर्टिकल 112, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267, ठीक है 3152, ठीक है 3152 आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। 44 का आपका आंसर हो गया डी, ठीक है। समेकित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड जो है वो कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है 266 में। मनी बिल कहाँ पर दिया हुआ है, आर्टिकल 110 में, तो क्या हो जाएगा 1। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ पर दिया हुआ है, 112 में, तो ये क्या हो जाएगा 5।
ठीक है। कंटिजेंसी फंड कहाँ पर दिया 267 में, तो डी क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर जो है वो नहीं 3 नहीं, ये जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 2 होगा, 3152, ठीक है 267 यहाँ पर, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर डी 3152। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। शून्य काल के बारे में, सत्य कथनों के बारे में क्या शामिल है, ठीक है। सत्य कथन, ठीक है। व्हाट डू ट्रू स्टेटमेंट अबाउट 0 आवर इंक्लूड, ठीक है। 0 आवर के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना कौन से करेक्ट है। यह संसद के दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है, इनकरेक्ट, ठीक है। इट इज द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इनकरेक्ट है। हमको पता है फर्स्ट जो आवर होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है। इसका उल्लेख संसद के सदनों के कामकाज के नियमों में किया गया है, इनकरेक्ट, ये भी नहीं है, ठीक है। इट हैज बीन मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और नहीं रूल्स ऑफ बिजनेस में मेंशन है, कहीं पर भी इसका मेंशन नहीं है। ये क्या है, एक इनफॉर्मल मीन है, एक इनफॉर्मल तरीका है जिसके थ्रू जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो ये जो है ये भी क्या हो गया आपका, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। इस अवधि के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के मामलों को उठाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ड्यूरिंग दिस पीरियड केसेस आर टेकन अप विदाउट एनी प्रायर नोटिस और परमिशन, ठीक है ना। यहाँ पर हमको कोई प्रायर नोटिस या देने की या प्रायर इंफॉर्मेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है, ये भी करेक्ट है। इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इट कम्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। यह 1964 से संसदीय कामकाज में भारत का योगदान है, इनकरेक्ट, ठीक है ना। दिस इज इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग सिंस 1964, इनकरेक्ट है। कब से है ये, 1962 से है, ठीक है। यानी कि सेकंड और थर्ड, ठीक है, सॉरी थर्ड और फोर्थ दो स्टेटमेंट जो है वो आपके क्या है, करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। फर्स्ट इनकरेक्ट है ना, उसके बाद सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, फिफ्थ इनकरेक्ट, थर्ड और फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से शुरू हुई थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज स्टार्टेड इन यूएसए, ठीक है। हम लोगों को पता है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यूएसए से, ठीक है। वहीं पर जो है अपन लोग देखते हैं जुडिशियल रिव्यू है ना, देखने को मिलता है हम लोगों को, ठीक है। 46 में जो है वो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। यूएसए से ही जो है वो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन स्टार्ट हुआ है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सेटल करने की जो अथॉरिटी ये मिली हुई है वो किस जुरिस्डिक्शन में मिली हुई है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में मिली हुई है, ठीक है। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मिली हुई है, अपने सलाहकार क्षेत्राधिकार नहीं, अपने अपीली क्षेत्राधिकार नहीं, अपने मूल क्षेत्राधिकार, ठीक है। अंडर इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत ये चीजें आती है। 47 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए 48 में आते हैं। 48 को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यानी कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो आर्टिकल 143 में दिया उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपनी राय व्यक्त करना सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी है, ठीक है, इनकरेक्ट है ना। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि वो बाउंड नहीं होता है, ठीक है। डिपेंड करता है, वो चाहे तो दे और न चाहे तो नहीं दे। इट इज बाइंडिंग, ठीक है। तो बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वॉलंटरी होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। सलाहकार क्षेत्राधिकार की शक्ति के तहत प्राप्त किसी भी संदर्भ की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा की जाती है, करेक्ट है। एनी रेफरेंस रिसीव्ड अंडर द पावर ऑफ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इज हर्ड बाय अ फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर कोई एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत अगर कोई रेफरेंस आता है, कोई मैटर आता है, तो उसके ऊपर फुल बेंच जो है वो है ना हियरिंग करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत प्राप्त निर्देशों पर व्यक्त सर्वोच्च न्यायालय का कथन सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट है ना। अगर कोई वो एडवाइस देता है तो वो गवर्नमेंट के लिए जो है वो बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। गवर्नमेंट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है। The statement of the Supreme Court expressed on instructions received under advisory jurisdiction is not binding on the government, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सलाहकार क्षेत्राधिकार की शक्ति के तहत एक समय में सर्वोच्च न्यायालय को केवल एक संदर्भ भेजा जा सकता है, इनकरेक्ट, ठीक है। Only one reference can be sent to the Supreme Court at a time under its power of advisory jurisdiction, ठीक है, इनकरेक्ट।
ठीक है, तो यानी कि कौन कौन सा सेकंड और थर्ड आपका जो है वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए 49 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति परामर्श करता है, ठीक है, तो किससे कंसल्ट करता है, फोरम, ठीक है। अपन लोग देखते हैं कि विधि मंत्री से, ठीक है, विधि मंत्री से नहीं करता है, चयन समिति से जिसमें मुख्य न्यायाधीश के, है ना, अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, करेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलेजियम बोलते हैं, ठीक है, कॉलेजियम बोलते हैं। कॉलेजियम से कंसल्ट करता है कि भाई कौन जो है वो नेक्स्ट सीजेआई होगा, ठीक है। चयन समिति जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकरेक्ट। चयन समिति जिसमें विपक्षी दल का नेता प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति होते हैं, इनकरेक्ट। व्हाइल अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट कंसल्ट्स फ्रॉम लॉ मिनिस्टर, नहीं करता है, फ्रॉम द सिलेक्शन कमिटी व्हिच कंसिस्ट ऑफ 4 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन एडिशन टू द चीफ जस्टिस, जिसको हम लोग कॉलेजियम बोलते हैं, कॉलेजियम के रिकमेंडेशन से होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 49 का हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का अर्थ है, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मींस ऐसे मामले किसी अन्य न्यायालय में जाने के बजाय सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं, करेक्ट, ठीक है। सच केसेस कम्स डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी अदर कोर्ट, ठीक है, किसी भी अदर कोर्ट में नहीं जाएंगे, किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट को जो है उसको सुनने का अथॉरिटी नहीं, डायरेक्ट कहां पर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, करेक्ट। ऐसे मामले जो ज्ञान न्यायालय उच्च न्यायालय से गुजरने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं, इनकरेक्ट, ठीक है। सच केसेस व्हिच कम टू द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर पासिंग थ्रू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनकरेक्ट है। ऐसे मामले जो सर्वोच्च न्यायालय में आते ही नहीं, ठीक है, तो थर्ड भी इनकरेक्ट है ना। सच केसेस व्हिच डू नॉट इवन कम टू द सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट में आएगा ही नहीं तो उसकी जुरिडिक्शन में कैसे आएगा, ठीक है, तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? एट व्हाट एज डू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर्स? 65 ईयर, हमको पता है क्वेश्चन, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका डी, 65 ईयर्स की एज में जो है वो रिटायर्ड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? ठीक है, ठीक है, फातिमा बीबी, ठीक है, ये ना मेरे से फातिमा बीबी, ठीक है, 89 में अपॉइंट हुई थी, 92 में जो है इनका रिटायरमेंट हुआ था, ठीक है, तो 52 का क्या हो गया? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा कार्य का क्या अर्थ है? अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा, देश में न्यायपालिका के कामकाज की समीक्षा, कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, संविधान का अधिक संशोधन, ठीक है। न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है? संविधान के अंतर्गत जो है वो न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है कि जो कानून बनाए जाएंगे वो देखे कि वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जुडिशियल रिव्यू फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? रिव्यू ऑफ वंस ओन डिसीजन नहीं है। रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी इन द कंट्री वो भी नहीं है। टेस्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, वो टेस्ट करता है कि जो लॉज बनाए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। 53 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। क्या भारत की संघीय व्यवस्था किसी देश के संविधान से प्रेरित है? हाँ, ठीक है, कनाडा से प्रेरित है, हम लोगों ने देखा था, अभी भी शायद बाय मिस्टेक क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कनाडा से जो है वो इंस्पायर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वें संविधान संशोधन से, ठीक है। बी, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द राइट टू एजुकेशन बीन मेड अ फंडामेंटल राइट फॉर ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स? 86 जो है ना, कौन सा? 86 तो आपका 2002, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 55 का। चलिए 56 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? 42 संविधान संशोधन, ठीक है। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैव द फंडामेंटल ड्यूटीज बीन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 42nd अमेंडमेंट से जुड़ा था, हम लोगों को पता है ना, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन की बेसिस पे इसको जोड़ा गया था, ठीक है। 56 का आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए 51वां संविधान संशोधन विधेयक जारी किया गया था? कितने? 15%, ठीक है, कितने? 15%। The 91st Constitution Amendment Bill has been issued to limit the Council of Ministers to what percentage? 15%, including the Prime Minister and including the Chief Minister, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विषय ऐसे हैं जिन पर संविधान संशोधन केवल कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुमोदन से ही संभव है? राष्ट्रपति का चुनाव, हाँ ठीक है, अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो है ना, रेटिफिकेशन चाहिएगा। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, करेक्ट है। 7वीं अनुसूची की कोई सूची, करेक्ट है। किसी राज्य की विधान परिषद का उन्मूलन, इनकरेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब्जेक्ट ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ द स्टेट्स? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट,
यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि जो स्टेट्स के इंटरेस्ट अफेक्ट होंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो स्टेट के इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है, उसमें अगर अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए स्टेट का रेटिफिकेशन कंपलसरी होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, करेक्ट, ठीक है। अगर स्टेट के रिप्रेजेंटेशन को जो है वो चेंज करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे स्टेट अफेक्ट होंगे। एनी लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, ठीक है, करेक्ट है। एबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, इनकरेक्ट। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, यदि लोकसभा द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक उच्च सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है तो विधेयक अंततः समाप्त हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए। In the event that a constitution amendment bill passed by the Lok Sabha is rejected by the upper house, then the bill finally expires. आंसर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दोनों हाउसेस की पावर जो है वो इक्वल है, किसी को कोई भी जो है प्रिविलेज नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर लोकसभा ने उसको पास कर भी दिया है लेकिन राज्यसभा ने उसको अगर रिजेक्ट कर दिया है तो इन दैट कंडीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा, वो आगे काम नहीं करेगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने के दो तरीकों का उल्लेख है, ठीक है। आर्टिकल 368 मेंशंस टू मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। एक जिसमें अपन लोग देखते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरा तरीका जिसमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ जो है वो एटलीस्ट 50% स्टेट्स का जो है रेटिफिकेशन भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करने के दो तरीकों का उल्लेख है, करेक्ट है। अभी हम लोगों ने देखा आर्टिकल 368 मेंशंस टू मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, करेक्ट है ना। दो तरीके होते हैं, एक स्पेशल मेजोरिटी और दूसरा स्पेशल मेजोरिटी के साथ स्टेट्स का रेटिफिकेशन। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, इनकरेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द लोकसभा, इनकरेक्ट है, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं लगाया। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, इनकरेक्ट। In case of dispute between the two houses of parliament on the constitution amendment bill, a joint meeting of both the houses can be called, incorrect है ना। अगर संविधान संशोधन को लेकर के दोनों में असहमति हो जाती है तो वो क्या होगा, है ना, वो खत्म हो जाएगा, जैसा कि अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा है, ठीक है। उसके लिए जो है संयुक्त सत्र या जॉइंट सेशन जैसा कोई प्रोविजन नहीं है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, करेक्ट है ना। द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज वीटो पावर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, करेक्ट है, उसको अपने असेंट देनी पड़ती है। फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो क्या है, करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो कहाँ पर 14 से लेकर के 18 में दिया हुआ है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। द राइट टू इक्वलिटी इज प्रोवाइडेड बाय 5 आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो कहाँ से लेकर 14 से लेकर के 18 में, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा स्थापित किया गया था? अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो उसको क्या कहा गया है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? व्हाट हैज बीन कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अम्बेडकर? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, 62 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है? यहाँ पर कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से जो है वो सिटीजन्स को तो मिलते हैं बट एलियंस को नहीं मिलते हैं। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था 15, 16, ठीक है, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30 के जो राइट्स होते हैं, ठीक है, वो केवल किनको मिलते हैं? सिटीजन्स को मिलते हैं, एलियंस को नहीं मिलते हैं। बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स है वो सभी को मिलते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, विदेशियों को नहीं, ठीक है, पहला कानून के समक्ष समानता मिलता है, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलता है, तो ये क्या होगा, हमारे आंसर का पार्ट होगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति का संरक्षण, ठीक है, ये भी केवल किसको होता है, ठीक है, 29 और 30 भी हम लोगों ने देखा है केवल किसको मिलेंगे, ठीक है, सिटीजन्स को मिलेंगे, है ना। चौथा, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है, तो ये एलियंस को भी मिलता है। तो सेकंड और थर्ड केवल जो है वो आपका आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू इंडियंस बट नॉट टू द फॉरेनर्स, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 जो है वो क्या होता है, सभी को मिलता है, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभी हम लोगों ने देखा है कि 15, 16 और 19, ठीक है, तो 19 ये किसको मिलेगा, केवल सिटीजन्स को मिलेगा। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, 29, 30, ठीक है, तो 29 का ये राइट भी जो है वो केवल किनको मिलता है, सिटीजन्स को मिलता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, ये क्या होता है, दोनों को मिलता है। तो सेकंड एंड थर्ड आपका आंसर क्या हो गया, डी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू होने की स्थिति में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था 359 हमको बताता है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो राइट्स दिए हुए हैं वो है ना किसी भी कंडीशन में जो है वो सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है, समानता का अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अपराध सिद्ध होने पर बचाव का अधिकार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सी। ठीक है, which fundamental right is not suspended in the event of imposition of emergency under the article 352, right to equality, right to freedom of expression। ठीक है, डिफेंस इफ प्रूवन गिल्टी ऑफ क्राइम्स। ठीक है, तो ये आर्टिकल 20 का पार्ट है, इसको हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 किसी भी कंडीशन में सस्पेंड नहीं होते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा की बैठक बुलाई जानी चाहिए। गोलकनाथ है ना, गोलकनाथ वर्सेस है ना स्टेट ऑफ पंजाब 1967 की केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर फंडामेंटल राइट्स में किसी भी तरीके का अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संविधान सभा की बैठक बुलानी पड़ेगी। ठीक है, पंजाब सरकार बनाम गोलकनाथ। ठीक है, तो करेक्ट यही आंसर हो जाएगा आपका। In which case did the Supreme Court decide that a meeting of the Constituent Assembly should be called to amend the fundamental rights? पंजाब गवर्नमेंट वर्सेस गोलकनाथ 1967 का एक केस है। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स में जो है अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है और अगर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। 65 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में दोनों में क्या अंतर है, यानी कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया, आपको आइडेंटिफाई करना है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार निषेधात्मक आदेश हैं जबकि निर्देशक सिद्धांत सरकार को सकारात्मक निर्देश देते हैं। करेक्ट है ना, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है, नेगेटिव है, और जो डीपीएसपी है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, वेरियस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार जो क्या करते हैं, स्टेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, यानी कि कुछ करने से स्टेट को रोकते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, वहीं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो है ना निर्देशक तत्व हैं, वो क्या करते हैं, राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं। ठीक है, राज्यों को कुछ करने के लिए कहते हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। मौलिक अधिकार विवादित है जबकि निर्देशक सिद्धांत विवादित नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर कंटेस्टेबल, वेरियस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना। कंटेस्टेबल, ठीक है, यानी कि वाद योग्य हैं और अवाद योग्य हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो आप न्यायपालिका में जाकर के और अपने अधिकारों का संरक्षण करवा सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वाद योग्य। ठीक है, जस्टिसिएबल। वहीं दूसरी तरफ अगर अपन लोग देखते हैं तो जो डीपीएसपी हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, अगर उनको राज्य लागू नहीं करता है तो इन दैट केस हम न्यायालय में जाकर के उनको जो है वो है ना लागू नहीं करवा सकते, तो ये जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो क्या है, करेक्ट है। मौलिक अधिकारों का संवैधानिक आधार है जबकि निर्देशक सिद्धांत परंपराओं पर आधारित, इनकरेक्ट। ठीक है, ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। फंडामेंटल राइट्स हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस व्हाइल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पार्ट 4 में। मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच टकराव की स्थिति में मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, इनकरेक्ट। In case of conflict between the fundamental rights and directive principle, fundamental rights take precedence. ठीक है, इनकरेक्ट है। देखिए हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है 1980 में जो है ना मिनर्वा मिल्स वर्सेस है ना यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आया, उसमें इन्होंने बोला है कि भाई पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में जो है वो एक बैलेंस है, और ये बैलेंस जो है वो क्या है, ये बैलेंस जो है वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है। ठीक है, इसलिए किसी को भी प्रेफरेंस देने की बात नहीं आती है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, आपका आंसर होगा ए। ठीक है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में जो है बोला गया है कि पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों के बीच में क्या है, एक बैलेंस है, और ये बैलेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, इसलिए इसका वायलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए फर्स्ट एंड सेकंड आंसर हो गया आएगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। 44 संविधान संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बनाया गया, कौन सा बनाया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को क्या बनाया गया था, लीगल राइट बनाया गया था। ठीक है, शिक्षा का संपत्ति का अधिकार। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को जो है क्या कर दिया गया था, लीगल राइट बना दिया गया था। फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट से निकाल करके उसको जो है वो है ना लीगल राइट बना दिया गया था। ठीक है, आर्टिकल 300A में रख दिया। क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 68, वोट देने का अधिकार किस श्रेणी में आता है? द राइट टू वोट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? ठीक है, मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। ठीक है, तो ये क्या है? सिविल राइट। ठीक है, दैट इज सिविल राइट। सिविल राइट्स के, ठीक है, हर इंडिविजुअल को जो है, ठीक है, हर इंडिविजुअल को जो है वो अथॉरिटी मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69, किस मामले ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? केशवानंद भारती, राजनारायण बनाम, इंदिरा गांधी, गोलकनाथ, सज्जन सिंह। ठीक है, केशवानंद भारती मामला। ठीक है, विच केस हैज गिवन द पार्लियामेंट द राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स? केशवानंद भारती केस हमको पता है। गोलकनाथ के केस में उन्होंने बोल दिया था कि फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाद में जो है केशवानंद के केस में 1973 में इन्होंने बोला कि भाई है ना, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं जिसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। बट ठीक है, देयर आर सम प्रोविजंस इन अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अदर अरेंजमेंट और जो प्रोविजंस है उनके कंपैरिजन में इंपॉर्टेंट है, जिनको हम वायलेट नहीं कर सकते, जिनको में हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते, और इन्हीं को इन्होंने क्या बोला था? बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो केशवानंद भारती मामले में जो है वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करने की अथॉरिटी मिली थी। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त शब्द हिंदू किसका सम्मान नहीं करता है? ठीक है, whom does the word हिंदू used in आर्टिकल 25 of the Indian Constitution not honor? यानी कि आर्टिकल 25 में हिंदू जो शब्द दिया गया उसमें निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? किसको शामिल नहीं किया गया? ठीक है, तो हमने देखा बौद्ध शामिल है, जैन शामिल है, सिख शामिल है, पारसी जो है इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट को भी हिंदू में शामिल माना गया है, पारसी को भी, सॉरी जैन को भी और सिख को भी। ठीक है, पारसी जो है वो हिंदू में इंक्लूडेड नहीं है आर्टिकल 25 में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, पारसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, किसने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के अनुसार किया जाता है? केटी शाह। ठीक है, केटी शाह जो है वो डी। हु सेड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर अ चेक व्हिच इज पेड एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक? ठीक है, केटी शाह। केटी शाह ने जो है क्रिटिसिज्म करते हुए बोला था, है ना, तो ये हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, सही नहीं है। ठीक है, तो पहला ही स्टेटमेंट जो है वो क्या है? गलत है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। मौलिक कर्तव्यों को जो है वो, है ना, जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट करेक्ट? ठीक है, नॉट करेक्ट। ठीक है, दे कैन बी मेड इफेक्टिव बाय मेंडेमस। ठीक है, मेंडेमस के थ्रू उनको इफेक्टिव नहीं बनाया जा सकता। हमको पता है कि ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट ही आपका इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन? उम्मीदवारों को योग्य घोषित करना, चुनाव चिन्ह उपलब्ध कराना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, उपचुनाव कराना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन? डिस्क्वालिफाइंग द कैंडिडेट्स, प्रोवाइडिंग इलेक्शन सिंबल्स, इशूइंग इलेक्शन नोटिफिकेशन। ठीक है, होल्डिंग द बाय इलेक्शन, इशूइंग द नोटिफिकेशन। ठीक है, सी जो है वो काम इसका नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत नगरीय निकायों के चुनाव करवाता है? ठीक है, 243 के 43 एल एन जेड ए। ठीक है, नगरीय निकायों की बात हो रही है तो कहाँ पर आ जाएगा? 243 जेड ए। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज? तो आर्टिकल 243 जेड ए में जो है ये करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता के संबंध में सही विकल्प चुने। ठीक है, सही चुनना है आपको, करेक्ट जो है स्टेटमेंट है उनको आइडेंटिफाई करना है। राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को संविधान में उल्लंघन के आधारों पर ही हटा सकता है, करेक्ट। द प्रेसिडेंट, ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और मेंबर ऑफ द कमीशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, वो ग्राउंड्स दिए हुए हैं। ठीक है, जिसकी बेसिस पर क्या किया जा सकता है? प्रेसिडेंट उनको हटा सकता है। आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की सेवा शर्तों को नियुक्ति के बाद उनके प्रतिकूल नहीं बदला जा सकता। ठीक है, ये भी करेक्ट है। द सर्विस कंडीशंस ऑफ द चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ द कमीशन कैन नॉट बी चेंज्ड टू द डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट, ये भी करेक्ट है। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी राज्य के लोक सेवा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, करेक्ट, ये भी सही है। A member of the Union Public Service Commission shall be eligible for appointment as the chairman of Union Public Service Commission or the chairman of any State Public Service Commission, करेक्ट है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं।
मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस स्तर पर सतर्कता समितियां गठित की गई है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स विजिलेंस कमिटीज हैव बीन फॉर्म्ड अंडर द मध्य प्रदेश स्टेट फूड कमीशन? राज्य स्तर, जिला स्तर, विकासखंड स्तर, उचित मूल्य दुकान स्तर। ठीक है, करेक्ट, चारों स्तर पर जो है वो बनाई गई हैं। ठीक है, राज्य स्तर पर जिला खाद्य मंत्री की अध्यक्षता में होती है, जिला स्तर पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अध्यक्षता में होती है। ठीक है, विकासखंड स्तर पर जो है वो एसडीओ के उस पर होती है, और उचित मूल्य दुकान स्तर पर जो है वो किसके, पार्षद के स्तर पर होती है। ठीक है, इसका हेड यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी के स्तर पर जो है वो कमेटियां बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 77 में आते हैं। वित्त आयोग की कार्यप्रणाली किस देश के संविधान से अपनाई गई थी? द सिस्टम ऑफ फाइनेंस कमीशन वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड से लिया गया। आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? बाय हुम इज द ओथ ऑफ ऑफिस एडमिनिस्टर्ड टू द गवर्नर? ठीक है, कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसके, ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो इनको क्या करेंगे, शपथ दिलवाने का काम करेंगे। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो है उनको क्या करेंगे, ओथ एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा? ठीक है, चलिए फिर से क्वेश्चन जो है वो बाय डिफॉल्ट रिपीट हो गया है। ठीक है ना, चलिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली इन कंसल्टेशन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहना। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। टू आस्क द गवर्नमेंट टू प्रूव इट्स मेजोरिटी इन द असेंबली। ठीक है, इसके लिए जो है उसको कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना। ठीक है, ठीक है, अगर वो अपनी मेजोरिटी लॉस कर देते हैं, टू डिसमिस द चीफ मिनिस्टर लॉस कर देते हैं तो उसको डिसमिस करना है तो उसके लिए वो कंसल्ट नहीं करेगा। भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखना, करेक्ट। ठीक है, टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर कोई बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना है तो उसके लिए भी कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना, करेक्ट, ये भी सही है। टू रिटर्न अ बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन, करेक्ट। ठीक है, उच्च न्यायालय की सलाह लेना, इनकरेक्ट। टू सीक एडवाइस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, इनकरेक्ट है। ठीक है, राज्यपाल या गवर्नर को इस तरह की कोई अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 81 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज कैन द गवर्नर मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट? ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी। ठीक है ना, अगर आर्टिकल 356 लगा हुआ है तो रिकमेंड कर सकता है कि भाई, है ना, जो काउंसिल ऑफ स्टेट, जो स्टेट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको रिकमेंड, ठीक है, डिसमिस करना है या नहीं करना है, इसके रिगार्डिंग वो रिकमेंडेशन दे सकता है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ठीक है, इनकरेक्ट है। रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस, इनकरेक्ट। ठीक है, राज्य विधानसभा का विघटन, ठीक है, कर सकता है। आर्टिकल 356 में वो रिकमेंड कर सकता है कि भाई डिसॉल्व कर दें, डिसॉल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकता है। ठीक है, राज्य में संवैधानिक तंत्र के टूटने की घोषणा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, ठीक है, बिल्कुल ये अथॉरिटी उसके पास होती है। 1, 3 एंड 4 आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? आर्टिकल 164। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड? ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, 164। क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 60 बताया अपन लोगों को। व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली? ठीक है, कितनी होनी चाहिए? कम से कम 60। 83 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 84, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया कि किसी राज्य की विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? अभी पीछे हम डिस्कस करके आए, तो कौन है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के ऊपर जो है ये मिनिमम जो सीट्स का रिक्वायरमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, तो है ना 170 का एक्सेप्शन जो है वो कौन है? सिक्किम है। आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 को लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन किससे ली जाती है? ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन, ठीक है, सैलरी किससे ली जाती है? स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से। और पेंशन किससे ली जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ली जाती है, भारत की संचित निधि से। ठीक है, कहाँ से ली जाएगी पेंशन? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट फूड कंजर्वेशन कमीशन लोकेटेड? कहाँ पर है? भोपाल में। आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में आते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। संघ शासित क्षेत्र क्षेत्राधिकार, ठीक है, यानी कि यूनियन टेरिटरीज दी हुई है और इधर दिए हुए हैं वो हाई कोर्ट जिनकी जो है वो जुरिस्डिक्शन इन यूनियन टेरिटरीज के ऊपर आती है। तो पांडिचेरी पर किसकी आती है? मद्रास की। A3। अंडमान निकोबार पर किसकी आती है? कलकत्ता की। तो बी क्या हो गया? बी हो जाएगा आपका 4। लक्षद्वीप पर किसकी आती है ना? केरल। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, दमन द्वीप पे किसकी आएगी? बॉम्बे की। ठीक है, क्या हो गया? 3 4 1 2। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, पांडिचेरी में जो है वो किसकी लगती है? पांडिचेरी में मद्रास की लगती है। 3 अंडमान निकोबार पर किसकी लगती है? कलकत्ता की। ठीक है, तो क्या हो गया? 4 लक्षद्वीप पर किसकी लगेगी? केरला की। क्या हो गया? 1 दमन द्वीप पर किसकी लगेगी? बॉम्बे की। तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 1 2। ठीक है, आंसर आपका क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 88 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, लोक अदालतों के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा सही है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट को जो है आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। करेक्ट स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। लोक अदालतों के पास मुकदमे शुरू होने से पहले मामलों को हल करने का अधिकार है, न कि किसी अदालत में लंबित मामले को हल करने का। ठीक है, इनकरेक्ट है ना? लोक अदालत have jurisdiction to resolve cases before they are litigated and not to resolve cases pending in court. इनकरेक्ट है। अगर कोई केस पेंडिंग है तो भी क्या किया जा सकता है? लोक अदालत में जाया जा सकता है। लोक अदालतें केवल सिविल मामलों में हस्तक्षेप करती है, आपराधिक मामलों में नहीं। ये भी इनकरेक्ट है। लोक अदालत इंटरफेयर ओनली इन सिविल केसेस नॉट इन क्रिमिनल केसेस, दोनों में कर सकती हैं। ठीक है, इनकरेक्ट है। प्रत्येक अदालत में केवल सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही शामिल हो सकते हैं, अन्य व्यक्ति नहीं। इनकरेक्ट ये भी। ठीक है, every लोक अदालत कैन कंसिस्ट ओनली ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स एंड नॉट अदर पर्सन्स। इनकरेक्ट। ठीक है, अपन लोग देखते हैं कि इनमें क्या होते हैं? सोशल एक्टिविस्ट भी होते हैं जो कि वीकर सेक्शन के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। आपका आंसर क्या हो गया? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बार राज्यपाल का पद संभालने वाले राज्यपाल? कुंजीलाल दुबे, भगवत दयाल शर्मा, राम नरेश यादव, केसी रेड्डी। भगवत दयाल शर्मा, बी आपका आंसर हो जाएगा। द ओनली गवर्नर टू होल्ड द पोस्ट ऑफ गवर्नर इन मध्य प्रदेश फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, आंसर हो गया आपका बी, 89 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में चलते हैं। 91वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, 15% है। ठीक है, 15%, यानी कि है ना, टोटल जो स्ट्रेंथ है हमारी एमपी की वो कितनी हो गई? 230 का कितना हो जाएगा? 15%। ठीक है, 230 का 15%। ठीक है, तो क्या हो गया? 34। आफ्टर द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश? ठीक है, कितना हो गया? सी 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? जुलाई 1993, जुलाई 94, जनवरी 94, अप्रैल 94। जुलाई 1994। ठीक है, व्हेन वाज द मध्य प्रदेश फाइनेंस कमीशन फॉर्म? जुलाई 1994 में जो है इसको बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 को लेते हैं। क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? ठीक है, 21 ईयर्स है, हमको पता है। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द कैंडिडेट इन पंचायती राज सिस्टम? 21 ईयर्स। ठीक है, जबकि नॉर्मली अपन लोग देखते हैं जो है वो कितना होता है? 25 ईयर्स होता है, पर पंचायत के लिए 21 ईयर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई थी? जबलपुर, टीकमगढ़, दतिया, शिवपुरी। दतिया। ठीक है, वेयर वाज द फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी एस्टैब्लिश्ड इन द मध्य प्रदेश? तो कहाँ पर बनाई गई थी? दतिया में। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं। कौन सा असंगत है? ठीक है, विच इज इनकंसिस्टेंट? नगर पंचायत, संक्रमणकालीन ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। नगर परिषद, छोटे शहरी क्षेत्र, ठीक है। नगर निगम, बड़े शहरी क्षेत्र, ठीक है। शहरी निकाय में महिला आरक्षण 1/4। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। कितना होता है? 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3। ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन इन अर्बन बॉडीज। ठीक है, यही क्या है? इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या होता है? 1/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 को देखें। जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, जिला योजना समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी मंत्री, जिला अध्यक्ष, उपचुनाव। जिला का जो प्रभारी मंत्री होता है
ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर जो होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का जो है ना चेयरमैन होता है, चेयरमैन की तरह काम करता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा कालक्रम सही है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएंगे, है ना, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद कौन आएंगे, इंदिरा गांधी। ठीक है, उसके बाद कौन आएंगे, मोरारजी देसाई। ठीक है, उसके बाद कौन आएंगे, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 2 1 3 4 2 1 3 4 सी। यानी सबसे पहले कौन रहे, जवाहरलाल नेहरू रहे, उसके बाद इंदिरा गांधी रही, उसके बाद फिर कौन रहे, मोरारजी देसाई। ठीक है, 64 तक जो है वो है ना नेहरू जी रहे। उसके बाद 66 से अपन लोग देखते हैं इंदिरा गांधी रही। उसके बाद फिर अपन लोग देखते हैं 77 में जो है वो कौन बने हैं, मोरारजी देसाई बने, और 79 में जो है वो कौन बने हैं, चरण सिंह। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 1 3 4 सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है, क्षेत्रीय भाषाओं की सूची। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द, है ना, लिस्ट ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, अपने को पता है ओरिजिनल जो लिस्ट थी उसमें 14 लैंग्वेजेस थी, राइट नाउ कितनी हो गई, 22 हो गई। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कब किया गया? ठीक है, कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। अभी पीछे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? ठीक है, राजमन्नार समिति, ठीक है, सरकारी आयोग 9, ठीक है, MM पुंछी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, पता है अपने को ये किससे रिलेटेड है? ये हम लोगों ने देखा था फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज और कमीशंस इज नॉट रिलेटेड टू द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस? राजमन्नार कमेटी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाई थी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन है। सरकारिया कमीशन, ठीक है, 87 में इसने अपना रिपोर्ट दिया था। ठीक है, ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन है। MM पुंछी कमीशन 2007, ये भी जो है वो किससे है? ठीक है, ये भी उसी से संबंधित है। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी नहीं है। ठीक है, अपने को पता है फंडामेंटल ड्यूटीज की बात इसमें की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को देख लेते हैं। नगर पालिका विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ था? VP सिंह, चंद्रशेखर, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव। देखिए लाए इसको कौन थे? राजीव गांधी लाए थे, लेकिन राजीव गांधी के टाइम पे ये पास नहीं हो पाया था। पास हुआ था उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरसिम्हा राव। आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द, है ना, योर हार्ड डे चैलेंज। आज का टास्क कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टास्क के लिए स्टे ट्यून्ड विद द कल्पा।